Hello students, welcome to online agriculture e-learning platform और अगेन वी आर बैक विद अ सेशन। रफ्तार सेशन चल रहा है हमारा होमोनियम्स का और होमोनियम्स में हम काफ़ी सारे होमोनियम्स कवर करवा चुके हैं। अब इससे आगे कवर करते हैं जो हमारा लास्ट हमने होमोनियम कवर करा था, दैट वाज ऑफ नंबर 21। हालांकि आपके उसमें कुछ प्रिंटर्स डेविल आ गया था, मैंने एक आपको इडियोमैटिक यूजेज भी बताया था, प्रिंटर्स डेविल। सो प्रिंटर्स डेविल मतलब क्या होता है, जो प्रिंटिंग में एरर होता है उसके लिए इडियोमैटिक यूजेज है। आपके एग्जाम में आता है, अगर प्रिंटर में कभी कोई भी आपकी टाइपिंग में एरर आता है तो उसको बोलते हैं प्रिंटर्स डेविल। सो आपका जो लास्ट सेशन हुआ है उसमें मैं ऑलरेडी शेयर भी कर चुका हूं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्लाइमेक्टिक हो चुका है, हमारा राजदार कोर्स भी हो चुका है, फिर इसके आगे हमने कंटेजियस भी कर चुके हैं। हमारा yes, the last one was contagious। एंड अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, जो आगे है दैट इज कोर्स। अब कोर्स को जल्दी से ध्यान से देखें, यहां पे देखो सारे इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो सेशन मैं करवा रहा हूं अभी तो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नॉलेज दी जा रही है कि आपके होमोनिम्स होते क्या है। फिर इसके बाद जो आपका सेशन होने वाला है उसमें मैं आपको ये बात सिखाऊंगा कि ये जो आपने सीखे हैं आपको अपने एग्जाम में अप्लाई कैसे करने हैं, और जब तक एप्लीकेशन नहीं आएगा, जब तक अटेम्प्ट कैसे करना है उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सेशन में बने रहे। अगर जो स्टूडेंट नए हैं वो प्लीज ऐसा करें, पहले वाले जो सेशन हुए उसको पहले देखते हुए आए, ऐसे नहीं कि सीधा जंप कर देंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आएगा। और अगर आप इस समय करंटली देख रहे हैं तो पहले सेशन को देखें, इसके बाद फर्स्ट सेशन को देखना, फिर इसके बाद सेकंड को, फिर इसके बाद इसमें आना। सो इसके बाद जो हम फाइनली पहुंचेंगे, फाइनली आपका क्या होने वाला है, वो जो सेशन होगा उसमें आपको होमोनिम्स के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जैसे कि आपके आईबीपीएस के पैटर्न में आता है। ठीक है, तो बने रहे इस सेशन में। आगे कंटिन्यू करते हैं। जो आज हमारा पहला होमोनिम्स है दैट इज कॉप्स। होमोनिम्स जैसे मैंने आपको बताया प्रोनाउंसिएशन में सेम होता है, बोलने में कैसा होता है, सेम होता है, बट इसमें मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है। अब मीनिंग में डिफरेंस कैसे, पहले हमारे पास है कॉप्स। ठीक है, ये क्रॉप्स नहीं है, फसल के बारे में बात नहीं हो रही है, क्रॉप के बारे में बात नहीं हो रही है, यहां पे कॉप्स बोला गया है। कॉप्स जब भी आएगा यहां पे सेना की टुकड़ी के बारे में बात हो रही है और डिवीजन ऑफ आर्मी के बारे में बात हो रही है। इसीलिए जो सेना के जो टुकड़े होते हैं, छोटी छोटी टुकड़ी होती है, उन्हें कॉप्स बोला जाता है, जो उनका डिवीजन हो रखा होता है। आपने एनसीसी के बारे में तो सबने सुना होगा। एनसीसी की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है, नेशनल कैडेट्स कॉप्स। ठीक है, तो ये कौन सी वाली टुकड़ी हो गई जिसमें कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है, ये क्या हो गई आपकी कैडेट्स को ट्रेन करने वाली नेशनल कैडेट कॉप्स। नेक्स्ट वन इज कॉप्स। कॉप्स कॉप्स जब भी आएगा बेटा एक बात याद रखना, कॉप्स किसके लिए यूज होता है, मृत शरीर के लिए, मतलब अ डेड बॉडी के लिए। जो मरे हुए इंसान की बॉडी होती है उसको क्या बोला जाता है, कॉप्स बोला जाता है। ठीक है, ह्यूमन की डेड बॉडी को हम क्या बोलते हैं, कॉप्स बोलते हैं। जनरली आपने क्या सुना है, डेड बॉडी ही सुना है, तो डेड बॉडी का एक वोकैबुलरी होती है दैट इज कॉप्स। इसका एक और सिनोनिम मैं आपको बता देता हूं, सिनोनिम आपका कैडेवर भी होता है, CADVER, कैडेवर। कैडेवर कैडेवर मतलब क्या होगा आपका, कैडेवर मतलब भी कॉप्स ही होगा, मतलब कि डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इंसान की डेड बॉडी को हम क्या बोलते हैं, कॉप्स बोलते हैं। बट नेक्स्ट वोकैबुलरी इज कार्कस। कार्कस जब भी यूज होने वाला है, कार्कस होता है किसी बड़े जानवर का मृत शरीर। ठीक है, यहां पे थोड़ा इसमें प्रिंटर्स डेविल फिर से आ चुका है, प्रिंटर्स डेविल है, बट यहां पे एक बात समझ ले, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा जानवर है, कोई भी जानवर है उसके जानवर की जो डेड बॉडी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कार्कस बोलते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक अगर गलती से इंग्लिश वाले उसमें खुल गया और उसमें अगर कोई जो आपके सामने प्रेजेंटर होता है अगर वो कार्कस वर्ड यूज कर रहा है तो समझ लेना किसके बारे में, जैसे लकड़बग्गों के बारे में बात होती है, तो लकड़बग्गे क्या करते हैं, जो डेड भी होता है ना उसको भी खा जाते हैं। तो जब भी वो बोलते हैं कि दे आर ईटिंग कार्कस, तो कार्कस मतलब क्या होगा, वो एनिमल की डेड बॉडी को क्या कर रहे होंगे, खा रहे होंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको क्या बताया, कार्कस बताया। इससे पहले हमने कॉप्स को भी डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब ना मैं थोड़ा और एडिशनल नॉलेज आपको प्रोवाइड कर देता हूं। जो ह्यूमन डेड बॉडी की एक एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, जो एग्जामिनेशन होती है डेड बॉडी की, कॉप्स की, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी बोलते हैं, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी
ये याद रखना आप सब, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ऑटोप्सी। या फिर इसका मैं एक और वर्ड आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, क्योंकि एग्जामिनर भी आज के टाइम में ये सोच रहे हैं कि ऐसी क्या चीज दे दी जाए जो बच्चे ने पहले नहीं पढ़ी है। सो ऑटोप्सी है, तो ऑटोप्सी का ना एक पुराना वर्ड था जिसको हम बोलते थे नेक्रोप्सी, NECROPSY। सो नेक्रोप्सी मतलब क्या हो गया, और एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, जो पोस्टमार्टम होता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, बट आपने बताओ कौन सा वाला सुना होगा, आपने ये सुना होगा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, सो पोस्टमार्टम का ही मतलब क्या होता है, ऑटोप्सी होता है, नेक्रोप्सी होता है। सो कॉप्स के साथ आप हमेशा याद रखें। कुछ वोकैबुलरी और मैं आपको एडिशनल प्रोवाइड कर देता हूं यहां पे। अगर आपके सामने इस तरीके का बियर आ जाए, ठीक है, इन बियर में भी डिफरेंस है। एक तो ये वाला बियर होता है, एक ये वाला बियर होता है, और एक ये वाला बियर होता है। 3 तरीके के बियर हैं, ठीक है। अब इसमें बियर में कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि कौन सा बियर कौन सा है। अब मैं आपको ना थोड़ा ऐसे ही बता देता हूं। यहां पे जब बियर होगा, इस समय ये वाला जो बियर है, इट मींस, बियर का मतलब जो होगा आपका, जिस प्लेटफॉर्म में हम डेड बॉडी को ले जाते हैं, और प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म जिसमें हम डेड बॉडी को ले जाते हैं, ठीक है, एक उसमें जैसे कंधा दे के ले जा रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब आपने देखा होगा 4 पर्सन जा रहे होते हैं एक डेड बॉडी को ले जाते हुए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं। नेक्स्ट इज बियर, ये तो आपने देखा होगा, जो पीने वाला बेवरेज होता है, पीने वाला जो बेवरेज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं, दैट इज बियर। और ये कौन सा वाला बियर हो गया आपका, भालू हो गया। क्या हो गया, भालू हो गया। तो सब में अलग अलग डिफरेंस है, ठीक है, सब में अलग अलग डिफरेंस है। तो आपको एक बात समझनी है, आपके पास वोकैबुलरी जो आएगी उसका मीनिंग भी देखना है कि वो मीनिंग कौन सा डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्शियस। जल्दी से देखिए, कॉन्शियस को थोड़ा स्पीड में करना है, जैसे कि हमने इस बैच का नाम ही रफ्तार सेशन दे रखा है, तो रफ्तार सेशन में थोड़ा स्पीड में रखेंगे। कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब होता है अवगत, टू नो, टू नो, कॉन्शियस। सो कॉन्शियस जब भी आएगा ना, मतलब किसको, किसी को जब कोई चीज मालूम होती है, कुछ चीज पता होना, किसी चीज का इंफॉर्मेशन होना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज कॉन्शियस, कॉन्शियस यूज करते हैं। और दिस वन इज कॉन्सेंशियस, कॉन्सेंशियस, इसका मतलब होता है जमीर वाला, विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी। जो जमीर वाला इंसान होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंशियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्सेंशियस बोलेंगे। बट ये क्या हो गया, कॉन्शियस हो गया। देखो ह्यूमन माइंड में भी ना 2 तरीके के माइंड होते हैं, एक तो कॉन्शियस माइंड होता है, एक आपका कौन सा माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड होता है। डिफरेंस क्या होता है, जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है, वो हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है। जो अभी आप मेरी बातें सुन रहे हो ना, ये कौन सा वाला माइंड आपका रिकॉर्ड कर रहा है, कॉन्शियस माइंड कर रहा है। और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, वो आपका बोला जाता है पीछे के पार्ट में लगा हुआ है, जो हर बात को रिकॉर्ड करता है, हर बात को समझता है। और अगर सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई बात पहुंच जाए तो मतलब बोलते हैं वो रियलिटी आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्शियस क्या है, हमेशा एक्टिव रहता है, जो बातों में रहता है। तो इसी बात से आप ये भी समझ लो, अगर कॉन्शियस के बारे में बात हो रही है, कॉन्शियस मतलब होता है टू नो, ठीक है। और कॉन्सेंशियस के बारे में अगर बात हो रही है तो जमीर वाला विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब कि अगर किसी की कॉन्सेंशियस अप्रोच है, मतलब क्या है, हमेशा सही रहती है, ठीक है। जैसे अगर किसी पर्सन के बारे में बात बोल रहे हो, अरे यार ये बंदा तो कभी गलत कर ही नहीं सकता, आप ऐसे बोलते हो कि ये बंदा कभी गलत कर ही नहीं सकता, कि यार मैं जानता हूं उसे, बहुत जमीर वाला इंसान है। सो ही इज अ कॉन्सेंशियस पर्सन, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और मैं बात बता देता हूं, एडिशनल तो मैंने आपको बोला, एडिशनल तो मैं हर सेशन में आपको बताने वाला हूं। सो एक वर्ड है दैट इज स्क्रूपल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रूपल्स। स्क्रूपल्स जब भी आएगा, SCRUPLES, स्क्रूपल्स मतलब होता है अंतरात्मा, अंतरात्मा। अच्छा, अगर इसमें ऐसे भी आ जाए ना ऑप्शन में, अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, सही और गलत के होने का सेंस होने के लिए हम क्या बोलते हैं, स्क्रूपल। डू यू हैव स्क्रूपल्स, क्या आपके अंदर आत्मा है, अंतर आत्मा है, बात बोली जा रही है। अब जब किसी का बोलते हैं ना यार
ये अंतरात्मा ना यार ये वाला काम कर दिया, ये गलत काम कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि मेरी जो अंतरात्मा है ना यार मुझे कचोटती रहेगी, ठीक है। अब ये जो अंतरात्मा को बोला जा रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर कोई पर्सन छुपा हुआ है और वो आपको क्या चुबाता रहेगा कोई चीज, ऐसा तो नहीं है। इस समय क्या बोला जा रहा है, एक अंतर आत्मा मतलब क्या है, एक अंदर आपके अंदर सेंस है जो कि करेक्ट, सही और गलत के बारे में बताता है कि हमने ये काम करा है तो ये गलत है, अगर ये काम करा है तो ये अच्छा है, दूसरे की मदद करी है, हेल्प आउट करा है तो वो अच्छा है। सो दैट इज स्क्रूपल्स। अब जब भी स्क्रूपल्स आएगा ना तो हमेशा ये याद रखना कि मतलब क्या हो, अंतरात्मा के बारे में बात हो रही है, अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, ठीक है। इस तरीके से यूज होता है। कई बार ना आपके एडमिट कार्ड, बेटा जब सिलेक्शन हो जाएगा ना तो सिलेक्शन होने के बाद ना एक आपके पास एक एडमिट कार्ड आता है, कॉल लेटर जिसे बोला जाता है, उसमें बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को ना अनस्क्रूपलस अप्रोच नहीं करनी है। अनस्क्रूपलस अप्रोच। अब आप सबको समझ में आ रहा होगा अनस्क्रूपलस अप्रोच क्या है, कि जिसमें अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग है ही नहीं। आपने बोला कि हमारे वहां पे चाचा जी हैं, या फिर ये भाई साहब कितने लेंगे, 500 रुपए लेंगे, या फिर 5 लाख रुपए लेंगे, या 10 लाख रुपए लेंगे और हमारा ये काम कर देंगे, तो वो क्या हो गया, आपका अनस्क्रूपलस अप्रोच हो गया। मतलब क्या है, उसमें स्क्रूपल्स नहीं है, उसमें अंतरात्मा नहीं है, तो हमने क्या यूज कर दिया, स्क्रूपल्स। अच्छा, वो जो मैंने एक सेंटेंस बोला था ना, मैं उस सेंटेंस को भी इंग्लिश में लिख देता हूं कि मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती रहेगी। सो माई स्क्रूपल्स विल ऑलवेज प्रिक, PRICK, प्रिक मी। प्रिक मतलब होता है इस तरीके से कचोटना। सो माई स्क्रूपल्स विल ऑलवेज प्रिक मी। स्क्रूपल्स अब मैं आप बता चुका हूं, क्लियर कर चुका हूं। सो नेक्स्ट पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। कंप्लेन, कंप्लेंट। अब डिफरेंस क्या आ जाता है इसमें, वर्ब और नाउन का आ जाता है। जब कंप्लेन यूज होगा, कंप्लेन मींस वर्ब, ये वर्ब होगा, और वर्ब है तो वर्ब में क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, बट नाउन में कोई फॉर्म नहीं होती। अगर गौरव है तो गौरव नहीं होने वाला है, अगर किसी का नाम पवन है तो पवंड नहीं होने वाला है, ठीक है। नाउन में कभी ईडी नहीं लगेगा, नाउन में कभी ईडी नहीं लगाओगे। सो वी हैव वर्ब। सो वर्ब है तो इसमें आगे हम फॉर्म्स में जा सकते हैं, बट कंप्लेंटेड नहीं होगा, इसके आगे ईडी नहीं लगने वाला है, ठीक है। सो वी हैव कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होगा शिकायत करना, टू से दैट समथिंग इज रॉन्ग और नॉट सैटिस्फैक्टरी। और कंप्लेंट इज अ नाउन, कंप्लेंट इज अ नाउन, शिकायत, अ रिपोर्ट और अ प्रॉब्लम। तो ये डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट होमोनिम में चलते हैं, दैट इज कॉम्प्लिसेंट एंड कॉम्प्लिसेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जल्दी से देखें, ध्यान से देखें। अब इस समय डिफरेंस क्या आने वाला है, जो डिफरेंस रहेगा यहां पे आपका, कॉम्प्लिसेंट जब यूज होगा, कॉम्प्लिसेंट, कॉम्प्लिसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड। जब कोई सेटिस्फाइड होगा, अगर कंटेंट होगा, नाउन में बताया था मैंने आपको, दोबारा से देख लो इस वोकैबुलरी को, कंटेंट बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया आप सबके सामने, कंटेंट। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज बताई थी, कंटेंट्स, कंटेंट भी बताया था और कंटेंट्स भी बताया था। जब कंटेंट का यूज करते हैं तो डिफरेंस क्या होता है बेटा, जब कंटेंट का यूज करते हैं, जब कंटेंट के बारे में बात हो रही है तो क्या, सेटिस्फैक्शन के बारे में बात हो रही होती है। किसके बारे में, सेटिस्फैक्शन के बारे में बात हो रही होती है। और जब कंटेंट्स के बारे में बात हो रही होती है, इसका मतलब होता है थिंग्स जो उसमें इन्वॉल्व होती है, थिंग्स इन्वॉल्व। अब थिंग्स इन्वॉल्व क्या, जब आप बुक खोलते हो ना, बुक का पहला पेज देखना, उसमें पर्टिकुलर्स लिखा हुआ रहता है, पर्टिकुलर्स लिखा रहता है, या फिर कंटेंट्स लिखा हुआ रहता है। ये वाला कंटेंट नहीं होता, ठीक है, ये वाला कंटेंट अलग हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट मतलब क्या होगा, आज्ञाकारी, ओबेडिएंट, कंप्लायंट, जो आज्ञा मानने वाला होगा उसको हम कंप्लायसेंट बोलेंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, फेसबुक सब यूज करते हैं। अब फेसबुक में जब आप कोई फोटो देखते हो तो ना, फोटो के नीचे ना एक डायलॉग बना हुआ रहता है। डायलॉग मतलब कि एक डब्बा, डायलॉग मतलब कि डब्बा, ये मूवी वाला डायलॉग नहीं बोल रहा हूं, एक डब्बा बना हुआ रहता है, उसमें लिखा हुआ होता है कमेंट। क्या लिखा हुआ रहता है, कमेंट। अच्छा, मगर आपने तो बोला वेरी नाइस, अगर आप उस कमेंट में क्या लिखते हो, वेरी नाइस, किसी के लिए आपने लिखा वेरी नाइस पिक लिखी आपने,
बट ये तो कमेंट नहीं हुआ, ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। मतलब कि अगर कोई बात बोली जाए, कोई बात बोली जाए, कमेंट कभी पॉजिटिव नहीं होता, मैं आपको बता देता हूं, कमेंट कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव होता है। जैसे यहां पे कॉम्प्लीमेंट, ये वाला कॉम्प्लीमेंट है, इस समय क्या यूज करा गया, कॉम्प्लीमेंट, तारीफ, अ रिमार्क ऑफ एडमायरेशन। सो फेसबुक भी देखो आपको कॉम्प्लीमेंट का वो तो नहीं दे रहा है डायलॉग, आपको किस चीज का दे रहा है, कमेंट का दे रहा है। वो इसलिए, वो कमेंट का डायलॉग इसलिए देता है, वो बॉक्स डब्बा इसलिए बना के रखता है कि कई चीजें आपको अच्छी लगती है, कई चीजें आपको बुरी लगती है। अब हर बार तो कोई कॉम्प्लीमेंट देगा नहीं, हर बार तो कोई वेरी नाइस पिक्चर नहीं बोलेगा और वेरी नाइस पोस्ट तो नहीं बोलेगा। कई बार आपको ऐसा लगता है कि कोई गलत चीज आ गई, कोई गलत चीज अपलोड हो रखी है, तो वहां पे भी आप क्या बोलते हो कि सबसे गलत चीज अपलोड हो रखी है, तो वहां पे आप क्या होता है, नेगेटिव आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो इसीलिए कमेंट होता है। बट कॉम्प्लीमेंट इज पॉजिटिव, और स्पेलिंग को याद रखना, यहाँ पे COMPLIMENT, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक होता है। पहले मीनिंग समझते हैं, फिर मैं इसका मतलब बताऊंगा। अगर नाउन है थिंग दैट कंप्लीट्स और इंप्रूव्स, मतलब जो चीज किसी को कंप्लीट करे, इंप्रूव करे। वर्ब होगा एड टू समथिंग इन अ वे दैट इट इंप्रूव्स, मतलब किसी चीज को इंप्रूव कर रहा है। अच्छा, अगर मैं ये बोलता हूं कि हस्बैंड कॉम्प्लीमेंट्स हिज वाइफ, मतलब क्या बात बोली जा रही है, अ हस्बैंड कॉम्प्लीमेंट्स हिज वाइफ, मतलब एक हस्बैंड क्या करता है, अपनी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट करता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट तारीफ वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इस समय मैं क्या बोल रहा हूं कि वो उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, जो इंसान भी बने ना, होमोसेपियंस बने हुए, स्टेचर क्या है, एक वुमेन है और एक मैन है, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। बात क्या बोली जा रही होती है, एक दूसरे के पूरक हैं। जब एक दूसरे के पूरक हैं, बात बोली जा रही है, तो इन दैट केस कॉम्प्लीमेंट। आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब ये दो एंगल मिलके एक एंगल बनाते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। तो ये स्पेलिंग पे ध्यान देना, स्पेलिंग पे आपका कंसिडरेशन रहना चाहिए कि कौन से में आई है और कौन से में ई है। नेक्स्ट 27 कस्टम। अब कस्टम हमारे सामने आ चुका है। कस्टम जब भी यूज होगा, देखो हालांकि ना अगर एक अंडरस्टैंडिंग पे जाए, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे कि सेम है। बट अगर ये वाला कस्टम यूज हो रहा है और ये हैबिट यूज हो रहा है, कस्टम जब होगा सामाजिक नियम होगा, सोशल यूजेज होगा, मतलब कि लार्ज स्केल में कोई लोग उसको यूज कर रहे होंगे। बट अगर हैबिट के बारे में बात हो रही है, सो इन दैट केस वो आदत होगी, वो पर्सनल यूजेज में हो रही होगी। किस में हो रही होगी, पर्सनल यूजेज में हो रही होगी। अब एग्जाम्पल मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करता हूं। एग्जाम्पल अगर मैंने इस तरीके से लिखा है, द हैबिट ऑफ Africans is very strange. Next example, the custom of these naughty kids is very annoying. So we have two examples over here. We have two examples. अब पहले वाले में देखो एक कस्टम है और सेकंड वाले में हैबिट है। ठीक है, आप डिफरेंस समझे यहाँ पे क्या होगा, द हैबिट ऑफ अफ्रीकन्स इज वेरी स्ट्रेंज। जब यहाँ पे अफ्रीकन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे हैबिट के बारे में बात हो रही है, द कस्टम के बारे में बात हो रही है, नॉटी किड्स के बारे में बात हो रही है। एक बात समझे, जब पूरे के पूरे अफ्रीकन को यूज करा गया है, जब पूरे के पूरे अफ्रीकन को यूज करा गया है, तो वहां पे एक बात समझे कि ये कस्टम में आएगा, ये हैबिट नहीं होगा। किसी पर्सनल के बारे में बात नहीं हो रही है, पूरे के पूरे समूह के बारे में बात हो रही है। जब पूरे समूह के बारे में बात हो रही है, सो इन दैट केस वी यूज कस्टम।
द कस्टम ऑफ दीज नॉटी किड्स, अब बच्चों के बारे में बात हो रही है, नॉटी किड्स के बारे में बात हो रही है, इज वेरी अनोइंग। अनोइंग मतलब होता है जो आपको परेशान करने वाला होगा, ठीक है, परेशान करने वाली चीजें होंगी, दैट इज वेरी अनोइंग। तो यहाँ पे कस्टम का यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज हैबिट यूज करेंगे। सो द हैबिट ऑफ दीज नॉटी किड्स इज वेरी अनोइंग, मतलब क्या है, बहुत ही गुस्सा दिलाती है, बहुत ही परेशान करती है। तो ये डिफरेंस आ जाता है इसमें। नेक्स्ट होमोनिम में चलते हैं, दैट इज कंपोज। जो सिंगर्स होते हैं ना बेटा, सिंगर्स क्या करते हैं, कंपोज करते हैं अपने गाने को। कोई सिंगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, इसीलिए उनके आगे, नाम के आगे कंपोजर भी लिखा जाता है। इसका मतलब होता है मेकअप द होल, और कंप्राइज होगा, जब कंप्राइज होगा किसी चीज से बनाना, किसी चीज से बनाना, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं, यहां पे एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, एरर भी आता है आपके पास इस पे बेस्ड एग्जाम में। This book comprises of 5 chapters of English. 5 chapters of English. अब एक बात देखें, These book comprises of 5 chapters in English. यहां पे कंप्राइज यूज करा गया है, और कंप्राइज का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ। अगर कंप्राइज का मतलब ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ है, देखो ध्यान से देखना सब यहां पे, अगर इसका ऑलरेडी मतलब क्या है, कंसिस्ट ऑफ है, और फिर ऑफ लग गया, तो 2 बार ऑफ लग चुका है, 2 बार ऑफ लग चुका है, तो मतलब क्या हो चुका है, ये आपका ऑफ गलत हो चुका है, यहां पे हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे। सो दीज दिस बुक कर देता है इसे, दिस बुक नहीं तो फिर बुक्स करना पड़ता वहां पे मैं। सो दिस बुक कंप्राइजेस 5 चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश, या फिर अगर हाँ आप इसको हटाना चाहते हो तो इसको हटाओ, दिस बुक कंसिस्ट ऑफ, दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश। तो आपका जो यूजेज होने वाला है ना, या तो अगर आप कंप्राइज यूज कर रहे हो तो कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं होगा, यहां पे ऑफ यूज नहीं होगा, बट इन केस अगर आप कंसिस्ट यूज कर रहे हो तो कंसिस्ट के साथ आप ऑफ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज करियर, और एक कैरियर भी है, एक करियर है, एक कैरियर भी है। अब करियर जब यूज होगा, करियर मतलब क्या होता है, पेशा, कोर्स थ्रू लाइफ, मतलब जो आप पेशा करोगे तो वो क्या होगा, आपका करियर होगा। ये कैरियर है, स्पेलिंग इज समथिंग डिफरेंट, स्पेलिंग इज CARRIER। कैरियर मतलब होता है सामान ढोने वाली गाड़ी, दैट विच कैरीज, मतलब जो चीज कैरी करे। साइकिल के पीछे भी लगा हुआ रहता है ना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। नेक्स्ट क्रेडिबल, क्रेडुलस। नेक्स्ट वन इज क्रेडिबल, क्रेडुलस। अब देखें क्रेडिबल क्रेडुलस को भी समझते हैं। यहां पे क्रेडिबल जब भी बात होगी, क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब होता है बिलीवेबल, ये मैं आपको पहले वाले सेशन में भी करवा चुका हूं। विश्वसनीय के बारे में बात होगी, क्रेडिबल बोलेंगे। क्रेडुलस उसको बोलते हैं जो इजीली किसी की भी बातों पे बिलीव कर लेता है, जो इजीली किसी की भी बातों में बिलीव कर ले, जिसको इजीली बेवकूफ बनाया जा सके। जो इससे पहले वाला सेशन है ना, उसको देखना, उसमें आपका ये चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं। तो इसको हम छोड़ते हैं और आगे चलते हैं 31 में। जितने भी आपको ये होमोनिम्स देखने को मिल रहे हैं, प्लीज इनको कॉपी जरूर करते रहें। ऐसे नहीं कि बस यहाँ पे बस आप देख रहे हो और उनको कॉपी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आने वाले सेशन में ना, जब मैं आपको एरर्स करवाऊंगा, जिस तरीके से आपके एग्जाम में एरर्स आते हैं, जिस तरीके से फॉर्मेट रहता है, उस पर बात होनी है। तो प्लीज इन चीजों को कॉपी जरूर करें, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए कि ये डिस्क्रीट और डिसेक्रेट, इनमें डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आया हमारे पास डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब होता है केयरफुल नॉट टू कॉज ऑफेंस बाय स्पीच और बिहेवियर। मोबाइल में ना, पहले नोकिया के मोबाइल में एक ये डिस्क्रीट ऑप्शन भी होता था, साइलेंट भी होता था और ये डिस्क्रीट भी होता था। डिस्क्रीट मतलब होता था कि मोबाइल ना बजता था, कोई आवाज आती थी, मतलब किसी चीज में भी कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता था। सो केयरफुल नॉट टू कॉज ऑफेंस बाय स्पीच और बिहेवियर, सचेत ताकि किसी को व्यवहार या भाषा से चोट ना पहुंचे। इसीलिए कोई भी मीटिंग में जाता था ना, तो मीटिंग में जाते हुए ना ये वाला ऑप्शन को क्लिक कर देते थे नोकिया मोबाइल में, डिस्क्रीट में। और नेक्स्ट वोकैबुलरी इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब होता है पृथक, सेपरेट, डिस्टिंक्ट, मतलब कि एक अलग ही सेपरेट होगा, डिस्टिंक्ट होगा। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम,
डिस्क्रीट यूज करते हैं, डिस्क्रीट यूज करते हैं, तो ये डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज डिसीज। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होती है तो पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट कर सकता है। आपके कमेंट यहाँ से हम पढ़ते रहते हैं, मालूम चलता रहता है, ठीक है। अभी आने वाले कुछ सेशन होंगे, उसको मैं थोड़ा और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग ही मॉड्यूल में मैं फ्रेम करके प्रेजेंट करूंगा। बट अभी इस समय हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, हिंदी मीडियम वाले भी हैं। तो बैच को हम क्या करने वाले हैं, आने वाले टाइम में सेग्रीगेट करने वाले हैं। मतलब सेग्रीगेट रहेगा कि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी प्रॉब्लम ना रहे और इंग्लिश मीडियम वालों पे भी प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो हमारा सेशन इसी तरीके से हम उसको क्या करते जा रहे हैं, मॉडिफाई करते जा रहे हैं। सो चलो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, और आने वाले टाइम में जो होगा, जो स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं एक सेपरेट बैच, तो उनके लिए भी हम यहाँ पे सेपरेट बैच का एक फॉर्मेशन करेंगे ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। सो इस पे चलते हैं डिसीज और डिसीज। एक डिजीज हो गया, डिजीज मतलब क्या होता है, बीमारी, एलिमेंट और इलनेस, एंड डिसीज इज मृत्यु, डेथ, ठीक है। डिसीज क्या होगा, मृत्यु, डेथ को बोलेंगे। और अगर इसके आगे डी लग जाए, स्पेलिंग ऐसे बन जाए DECASED, तो डिसीज मतलब होता है मरा हुआ, डिसीज मतलब होता है मरा हुआ, ठीक है। इस वोकैबुलरी को भी साथ में लिख लें। सो होमोनिम्स में आगे और चलते हैं डिसेंट में। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज डिसेंट, डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है सभ्य, डिसेंट मींस सभ्य, नाइस, रिस्पेक्टेबल। और डिसेंट होगा, डिसेंट ढलान, डाउनवर्ड मोशन। आपने डिसेंडिंग ऑर्डर्स तो पढ़े हैं ना, एक होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग नंबर सुना होगा आपने, और दूसरा आपने सुना होगा असेंडिंग नंबर या असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिफरेंस क्या रहता है दोनों में, एक बात समझे यहाँ पे, जब डिसेंडिंग के बारे में बात हो रही है, ऊपर से आप क्या हो रहे हैं, नीचे आ रहे हो, ऊपर से क्या हो रहे हो, नीचे आ रहे हो, ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे आ रहे हो, ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो। बट अगर आपके असेंडिंग के बारे में बात हो रही है तो आप क्या कर रहे हो, नीचे से ऊपर आ 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 रहे हो। सो इसी डिसेंड से, इसी डिसेंड से और इसी एसेंड से अलग अलग वर्ड बनते हैं। सो डिसेंड आया ना, तो डिसेंड से मतलब क्या है, नीचे, ढलान के बारे में बात हो रही है, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, ये वाला डिसेंडिंग ऑर्डर। और नेक्स्ट वन इज डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है डिफरेंस इन ओपिनियन, मतभेद होना। जब डिफरेंस आ जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसेंट बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें, जल्दी से इसको भी नोट करें। अगर कोई नोट नहीं कर रहा है तो प्लीज स्क्रीनशॉट लें और बाद में इसे नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट इज डुअल और डुअल। डुअल भी है हमारे सामने और डुअल भी है। डिफरेंस क्या है फिर से देखते हैं, चलो जल्दी से देखें। इसमें डुअल के बारे में जब भी बात होगी, DUAL, DUAL मतलब होता है दोहरा, DUAL मींस दोहरा, विद टू पार्ट्स, विद टू पार्ट्स। ये डुअल सिम कार्ड वाला मोबाइल है, डुअल सिम कार्ड। सो डुअल सिम मतलब क्या है, दो है। अगर किसी की आप बोलते हो यार डुअल पर्सनालिटी है, डुअल पर्सनालिटी कभी तो अच्छा बन के रहता है यार, कभी बुरा बन जाता है यार, कभी तारीफ करता है कभी बुराई करता है, कभी मालूम नहीं चलता, कभी सामने कुछ अच्छा बोलता है पीठ पीछे बुराई करता है। तो वैसी पर्सनालिटी वाला कौन होगा, डुअल पर्सनालिटी वाला। तो ये वाला डुअल होने वाला है। और जब इस वाले डुअल का यूजेज होगा, इसका मतलब होता है युद्ध के बारे में, अ फाइट बिटवीन टू पर्सन यूजिंग गन्स और स्वॉर्ड्स, ये डुअल होगा। अगर मैंने बोला, एग्जाम्पल लिखता हूं कि वहां पे डुअल हो गया, देयर वॉज अ डुअल, या फिर डुअल अमंग दैट ग्रुप। अब यहां पे एक बात बोली जा रही है कि देयर वाज अ डुअल। अब डुअल, दो सिम के बारे में बात तो नहीं हो रही, दो के बारे में बात तो नहीं हो रही है। अभी इस समय क्या बोल रहे हैं कि वहां पे जो डुअल हुआ है, मतलब क्या हुआ है, युद्ध हुआ है, लड़ाई हो चुकी है। सो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, DUEL। ये वाला गलत हो जाएगा, ये अमंग है, अमंग दैट ग्रुप। तो मतलब क्या है, लड़ाई के बारे में बात होगी, युद्ध के बारे में बात होगी, DUEL होगा। नेक्स्ट 35, डिफेस और इफेस। जल्दी से देखें, इसे पढ़ें भी और क्या है मीनिंग उसको भी देखें। सो फर्स्ट इज डिफेस।
डिफेस मतलब क्या होता है? विकृत करना, डिसफिगर। एंड इफेस मतलब क्या होता है? मिटा देना, वाइप आउट। वाइप आउट, मिटा देना के लिए हम क्या यूज करेंगे? वाइप आउट। ठीक है, आपने बोला कि यार मेरे को ना अपनी पुरानी जो सारी की सारी बैड मेमोरीज है ना, उनको अपने दिमाग से मिटाना है, हटाना है, सफाया करना है। सो आप क्या बोलते हो? आई वॉन्ट टू इफेस all the bad memories. I want to efface all my bad memories. मतलब क्या, आप क्या मिटाना चाहते हो? सारी की सारी बैड मेमोरीज को। सो इफेस जब भी यूज होगा, इफेस मतलब क्या होगा आपका? बैड के लिए यूज होगा। सॉरी, इफेस किसके लिए होगा? मिटा देने के लिए यूज होगा, हटा देने के लिए यूज होगा इफेस। और जो डिफेस होगा, डिफेस किसके लिए यूज होने वाला है आपका? डिसफिगर के लिए यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ होमोनिम्स थे। हम रेगुलर क्लास में आपके कुछ ना कुछ कवर करवा रहे हैं। ठीक है, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे फर्दर कंटिन्यू करवाएंगे। डेली बेसिस में जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हो, इन होमोनिम्स को भी डेली कवर करते रहें। आपका रिटर्न कब क्वालिफाई होगा आपको खुद मालूम नहीं चलेगा। आपने कितनी चीजें कवर कर ली आपको खुद मालूम नहीं चलने वाला है। वो तब मालूम चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। तो बेटर ये है जितनी भी चीजें एज अ ब्रेकफास्ट जो हम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं उनको नोट डाउन करते रहें। ठीक है, अपकमिंग सेशन पूरा इस तरीके से लेके चलेंगे कि आपको आने वाले टाइम में कभी किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई, या फिर कोई डाउट हो रहा है या कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो आज का सेशन यही एंड करते हैं। जय हिंद एवरीवन।